इतनी तेज़ बारिश हो रही थी उस दिन। आई वॉज 3 months प्रेगनेंट। मैं और मेरे हस्बैंड उस स्लैब के बाहर खड़े हुए थे और इंतहाई क्लूलेस थे हम लोग। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं इतना रो रही थी और मेरे आंसू टपक रहे थे, लेकिन नज़र ही नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश ही हो रही है। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो काड़ा बस विज़िट करने के लिए आए थे वीकेंड पे, लेकिन यहाँ पर आके इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए। खैर फिर हमने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी और ये डिसाइड किया कि हम किसी और लैब जाते हैं, कहीं और से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि इस डॉक्टर पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। इतनी बेदर्दी से कह दिया कि बच्चा ज़ाया हो गया तुम्हारा, हार्ट बीट नहीं आ रही है कोई भी। आई कुडंट बिलीव हर, क्योंकि ना तो वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी और ना ही वो इखलाक की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओकाड़ा एक छोटा शहर है, तो मेरी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बोलेंगी वो। ये 2019 की बात है, व्हेन आई कंसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रेगनेंसी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं बहुत सिवियर डिप्रेशन में थी, यहाँ तक कि आई वॉज सुसाइडल। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था और मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई थी बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। मुझे भूख नहीं लगती थी बहुत ज़्यादा। इसी सिलसिले में मैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गई थी वहाँ पर, क्योंकि हम लोग बाय रोड लाहौर से ओकाड़ा आए थे, तो रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। खैर हम लोग बारिश में भीगते हुए और मैं रोते हुए एक और डॉक्टर के पास गई और जाकर उनको मैंने सारी बात समझाई कि ऐसे ऐसे कह रही थी वो डॉक्टर्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पहले के अल्ट्रासाउंड्स तो बिल्कुल ठीक आए थे, हार्ट बीट भी थी, सब कुछ था, एंड आई हैव ऑल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किए बगैर ही प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दी। आपको तो हार्मोन के इंजेक्शन लगेंगे बीबी। मैं अभी हैरानी से कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने कहा अरे परेशान नहीं हो, ये आपको मेरे मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएंगे। फिर वहाँ से मैं उनको क्या सुना के निकली, दैट स्टोरी फॉर अनदर डे। लेकिन मेरा डिप्रेशन और मेरी मायूसी उस वक्त पीक पर जा चुका था। मुझे तो पता था कि ये स्कैम है और उनको सिर्फ अपने हार्मोन के इंजेक्शंस भेजने, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन जिन लोगों को इस स्कैम का नहीं पता होता तो उनकी जानों का क्या। वहाँ से शदीद डिमोटिवेटेड हालत में उस वक्त हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बस आज की रात गुजारते हैं, कल हम लाहौर चले जाएंगे अपने घर और वहाँ पर हम अपनी डॉक्टर के पास दोबारा विजिट कर लेंगे और पूछ लेंगे कि क्या हो रहा है। मैं इतना रो चुकी थी और मैं इतना थक गई थी उस वक्त तक, इतना मुश्किल दिन था वो कि ना मुझे उसके बाद अपना हाई ब्लड प्रेशर याद था और ना ही कोई तकलीफ महसूस हो रही थी। तो आई जस्ट स्लेप्ट। लाहौर आके मैं अपने घर जाने से भी पहले सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उनको जाकर सब कुछ बताया। बहुत ज़्यादा परेशान भी थी मैं। उन्होंने तसल्ली से मेरी सारी बात सुनी और सारे चेकअप वगैरह भी हो गए, अल्ट्रासाउंड भी हो गया, सब कुछ हो गया। एवरीथिंग वाज ऑल राइट। हार्ट बीट भी ठीक थी, ग्रोथ भी ठीक थी। शी जस्ट लिसन टू मी। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने मुझे रोने भी दिया। मैं उस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बाय रोड ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। शायद इस वजह से, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरी डॉक्टर ने इतनी प्यारी बात कही थी जो मुझे आज भी याद है और शायद सारी ज़िंदगी भर याद रहेगी। शी सेड, ज़ैनब यू आर जस्ट कैरिंग द बेबी। इस बेबी को डेवलप अल्लाह ताला कर रहे हैं एंड ही इज़ बेस्ट एट इट। वो दिल जो इतनी तेज़ी से धड़क रहा था, यहाँ तक कि मुझे अपनी हार्ट बीट अपने कानों में सुनाई दे रही थी, ये बात सुन के ऐसे काम डाउन हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इतनी पावर है डॉक्टर के पास। इतनी वल्नरेबल हालत में औरतें इनके पास आती हैं कि अगर ये चाहें तो उनको दवाइयाँ देकर बीमार भी कर सकते हैं और अगर ये चाहें तो बग़ैर दवाइयों के भी इनको ठीक कर सकते हैं। और फिर अरे डिप्रेशन तो होता ही है प्रेगनेंसी में, अरे तकलीफ़ तो सबको होती है, बार बार हॉस्पिटल नहीं जाओ, ये सब तो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में काम थोड़ी रुक जाते हैं, भाई बीमार हो तो क्या, प्रेग्नेंट हो तो क्या, मैं मेहमान हूँ, मेरी खातिर तवाज़ो करो। ये सब सुनते सुनते थर्ड ट्राइमेस्टर आ गया एंड फास्ट फॉरवर्ड टू फरवरी 2020। आपका नहीं पता, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब कोविड पाकिस्तान में आ गया था। हर तरफ इतनी परेशानी थी, हर कोई परेशान था, कोरोना के केसेस बढ़े जा रहे थे, इतनी अनसर्टेनिटी थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक भगदड़ मची हुई थी और मैं इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए हॉस्पिटल भाग रही थी, वो जगह जहाँ जाने से सबसे ज़्यादा खौफ आ रहा था उन दिनों कि कहीं वहीं से ही कोरोना ना लग जाए। मैं इतने सिवियर डिप्रेशन में थी और इतनी क्रिपलिंग एंजाइटी थी मुझे कि आई वॉज 100% श्योर कि मैं नहीं बचूंगी। कुछ ना कुछ तो बुरा हो गई मेरे साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ। माई सन वॉज बॉर्न क्राइंग एंड हेल्दी और किसी को कोविड भी नहीं हुआ, एटलीस्ट उस वक्त।
लेकिन आपको पता है इलाज जैसा एक बेसिक ह्यूमन राइट इस मुल्क में कितना बड़ा प्रिविलेज है? पाकिस्तान का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 186 डेथ्स पर 1 लाख बर्ड्स एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज 42 डेथ्स पर 1000 बर्ड्स। आसान जबान में इस मुल्क में हर घंटे एक औरत बच्चा पैदा करते हुए जान से जाती है और हर घंटे 29 न्यूबॉर्न बेबीज इंतकाल कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ औरतों से बच्चा पैदा कराने का शौक तो बहुत है, लेकिन उनके लिए एडिकेट हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बना सकते। आप ये सोच रहे होंगे कि जब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं तो मैं इतनी नेगेटिव बातें क्यों फैला रही हूँ। और अक्सर आपसे इंटरेक्ट करते हुए भी ये सवाल या ये फीडबैक सामने आता है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना, और जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अपने प्रिविलेज का अंदाज़ा लगाने के लिए ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या रुकावटें हैं जो मेरे रास्ते में नहीं है, वो क्या तकलीफ़ है जिससे मुझे नहीं गुजरना पड़ता। क्योंकि यकीन करें इस मुल्क में माएँ अज़ाब से गुजर रही हैं। मेरी जहाँ डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में, ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था। मेरी जो इससे जो पहले वाली डिलीवरी थी वो मेरी सेम डॉक्टर से और सेम हॉस्पिटल में हुई थी। तो ऑलमोस्ट मेरा गैप बहुत ज़्यादा था, 4.5 इयर्स का। तो उसके बाद मैंने दोबारा इन्हीं डॉक्टर को अप्रोच किया। बट इन डॉक्टर के अंदर सबसे बड़ी तो तब्दीली ये थी कि वो डॉक्टर बहुत बाय एज बहुत बढ़ चुकी हैं। इवन अगर आप डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर को ना तो सही से दिखाई दे रहा है, ना डॉक्टर को सही से अपनी मेडिकेशंस याद हैं। वो अपने RMOs का सपोर्ट लेती हैं ताकि वो उनसे पूछ सकें कि मैं कौन सी ड्रग प्रेफर करूँ, मैं कौन सी मेडिकेशन लिखूँ, ये इनका क्या है क्या नहीं। अच्छा, अब पता है ऑफ कोर्स कि RMOs जो होते हैं वो तो ज़ाहिर है खुद एक उसमें होते हैं, नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। उन्होंने जो बोला उन्होंने उसको वो लिख लिया। कुछ हुआ ऐसे कि सबसे पहले तो इन्होंने मेरा एनॉमली स्कैन जो होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, उसको इन लोगों ने मिस करवाया। मैं इनको काफ़ी करती रही, बोलती रही मैं अपनी डॉक्टर को, से मेरा केस हुआ था। उनसे मैं बोलती रही कि डॉक्टर मेरे जो है वो वीक्स इतने हो गए हैं और 19+ हूँ मैं, और मुझे 20 से पहले 20 के ऊपर एग्जैक्टली मुझे अपने एनॉमली करवाना है। वो अपने हिसाब से नहीं तुम अभी 19+ नहीं हो, तुम अभी लेस देन 18 हो, 18 मैं नेक्स्ट उसमें तुम्हें लिख कर दूँगी स्कैन। वो चीज़ हो गई। जब मैं नेक्स्ट विज़िट उनके पास गई, ऑलमोस्ट आफ्टर 15 डेज़, यू वोंट बिलीव कि जो डॉक्टर जिसने मुझे कहा कि तुम अभी 18 से बिलो हो, उसने नेक्स्ट विज़िट में मुझे वीक 22 पे ले आई वो। एंड दे आर एक्चुअली शॉक्ड कि यार इसका तो वो टाइम मिस हो गया जिसमें एग्जैक्टली एनॉमली के जो है वो आपके पास सारे फीचर्स आते हैं, जिसमें आप सारी एबनॉर्मलिटीज़ या जो भी कुछ होते हैं बेबी का उसके अंदर आप चेक करते हैं। फिर भी खैर उन्होंने अपने आप को कवर किया, उन्होंने कहा नहीं इसमें भी आ जाएगा, आप इससे करवाएं उससे करवाएं सब सही हो जाएगा। खैर वो एनॉमली भी हो गया, 22 वीक्स के ऊपर हुआ। देन इन दी मिडल ऑफ मैं जो ड्यू थी वो मैं थी अगस्त के एंड में थी, और वैसे जो इन्होंने मुझे ऑपरेट किया वो इन्होंने मुझे किया एंड ऑफ जुलाई में, ऑलमोस्ट 1 मंथ बिफोर। क्योंकि मैं इनके पास गई कंप्लेंट से कि मुझे 8 मंथ के अंदर जो है ना वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आ गई, बहुत सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब लाइक 10 डेज़ जो थी मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मैं बेड रेस्ट पे थी। मुझे ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस होती थी अंदर कि किसी को ना, मतलब मेरे अंदर किसी को तकलीफ़ है, समबडी सेइंग कि यार कुछ है मेरे साथ परेशानी। तो यही होता था कि वो कॉन्ट्रैक्शन जैसी आती थी तो मैं उससे घबरा जाती थी। फिर ये होता था जैसे तैसे उन्होंने मेरे 10 डेज़ निकलवाए। उनको मैं कहती रही कि आप एक ऐसा स्कैन करें जिससे मेरे बेबी का पता चले कि उसको कोई इशू तो नहीं हो रहा अंदर, इधर के उसका कोई वाटर इशू तो नहीं है अंदर, उसको कोई और मसला तो नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई फील दैट कि कुछ ना कुछ मसला है अंदर,
लेकिन उन्होंने नहीं किया मेरा कोई भी स्कैन। उन्होंने मुझे सिर्फ चेक किया कि मेरा जो प्रीवियस स्कार है क्या वो इतना है कि हम दोबारा से उसको कट करके वो चेक कर सकें और ऑपरेट कर सकें। उन्होंने बस ये स्कैन में चेक किया एंड देन उन्होंने मुझे डेट दे दी कि आप जो है अब अपना नेक्स्ट सीजर करवा सकते हो, आप आ जाओ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने इतना बड़ा अपना गायनी वार्ड चलाया हुआ है, एक नाम आप बना के बैठे हुए हैं का, लेकिन आपके पास वहाँ पे अटेंडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है। खैर वो हमें रूम नहीं मिला। गायनी वार्ड था नीचे, इन्होंने हमें रूम दिया ऊपर 2nd फ्लोर पे दूसरे किसी डिपार्टमेंट में। हम वहाँ पे गए, हम वहाँ पर थे, हमारे पास इन्होंने पूरी रात हमें ख्वार किया कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास अरेंज नहीं है, जबकि इन्होंने पहले हमें कहा था कि हमारे पास मौजूद है ब्लड बैंक। पूरी रात माई हस्बैंड वॉज हेयर एंड देयर कि कहीं से जो है ना वो ब्लड अरेंज हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। मेरा सेक्शन प्लान है अराउंड 2 o'clock आफ्टरनून में। हम लोग रिलैक्स थे, हमने अपने घर से जिसको भी इन्फॉर्म करना था सबको ये बताया कि एट 2 o'clock हमारा सेक्शन प्लान है। अचानक से पूरा स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर रूम के अंदर एंटर होते हैं एंड दे आर सेइंग कि आपका ना सेक्शन अभी हम करने ले जा रहे हैं फ़ौरन, बस अभी आप चलें, उठें। वी आर लाइक कि अभी तो टाइम था ही नहीं, वो तो आपने 2 o'clock का कहा था। तो ऑफकोर्स हम फैमिली को भी उसी हिसाब से बताया हुए कोई आएगा, मैं ऑफकोर्स अपनी मदर का वेट करती हूँ कि वो मेरे साथ हों, फिर हम अंदर जाएँ। जैसे तैसे खैर सबको बुलाया। उन्होंने मुझे मेन गायनी ओटी की बजाय उन्होंने मुझे शिफ्ट किया माइनर ओटी के अंदर, जहाँ पर सिर्फ गायनी की टीम थी, कोई और मतलब वो अवेलेबल नहीं था, कोई भी उनका इस तरीके का एनवायरनमेंट जो गायनी के ओटी के अंदर मौजूद होता है। उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे भी सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये है वो है। खैर उस वक्त इतना ज़्यादा इन्होंने पैनिक कर दिया कि हम लोग वहाँ पे अपने आप को रोक ही नहीं सके, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। जैसे मेरी कंसल्टेंट डॉक्टर, तो उनको अपना इतना तो तब डॉक्टर अगर आप देख भी नहीं पा रहे हैं, आपको कोई मेमोरी भी नहीं रही आपकी, तो यू शुड हैव टू रिज़ाइन। आप क्यों बैठे हैं अपने प्रोफेशन के ऊपर? आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप क्यों बैठी हुई? मैं यहाँ पे बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ और आप इतनी सीनियर डॉक्टर होके आप पीछे एनेस्थेटिक के साथ बैठ के चाय समोसे खा रहे हो ओटी में। जब इन लोगों ने मुझे मेरा CV वहाँ पर HB टेस्ट किया इन लोगों ने मेरा, तो ऑपरेशन से पहले सुबह में जो लेके गए, इन्होंने बोला कि इनका तो HB लेवल बहुत कम है, ये तो 8 है, तो 8 पे तो हम इनका सीजर कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर भी ब्लड लॉस होगा, तो ये बहुत उसकी बात है, ये तो फिर हमें तो इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ये है वो। और जब तक मैं OT में पहुंची हूँ तो इन लोगों ने मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट लेकर आए और उस रिपोर्ट में ये लोग मेरा HB लेवल 9.5 हो चुका था। OT में पहुँचते पहुँचते तक ना मैंने कुछ खाया, ना मुझे कोई सप्लीमेंट लगा, ना मुझे कोई ड्रिप लगी, ब्लड लेवल खुद ही इंक्रीज़ हो गया मेरा OT तक। फिर डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया दिया, वो भी बहुत, उसने पहले मुझे 1 डोज दी, फिर उसने मुझे दोबारा उसने मुझे एक और डोज दी कि नहीं ये कुछ कम था, इसलिए मैं इनको हाफ इंजेक्शन मोड़ दूंगा। उसने जैसे मुझे 2nd डोज लगाया तो मेरी बॉडी को बहुत ज़ोर से ना जर्क लगा कि जैसे ऊपर बाउंस हुई मेरी बॉडी बिल्कुल। जब उन्होंने मुझे बेड पे लेटाया तो उस टाइम के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट था मेरे ऊपर, यू वोंट बिलीव कि मेरे यहाँ तक जो है उसका असर आ चुका था। एंड आई वॉज फ्रीज्ड, माई हैंड्स वर लॉक्ड, बिल्कुल मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं बार बार मुझे हो रहा था कि मुझे वॉमिट फील हो रही है, आप कुछ करें, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे। खैर वो जैसे तैसे सब मामला हुआ, डिलीवरी हो गई। बस गायनी का मेरी उसी तक ही राब्ता था मुझसे। आफ्टर डिलीवरी ना उन्होंने पीच को कांटेक्ट किया, ना उन्होंने किसी और को कांटेक्ट किया। मतलब मेरा जो उनके से डिलीवर हुआ है वो उन्होंने NICU में भिजवा दिया, और अब वो पलट के पूछ नहीं रहे कि वो जो पेशेंट था वो क्या था क्या नहीं था। मैं अपने बेबी की वजह से DC मैंने नहीं लिया था, मैं 3 डेज़ तक वहीं पर ही थी, हॉस्पिटल में ही थी। 3 दिन तक ज़ैनब मेरी डॉक्टर ने मुझे आके देखा नहीं।
उसको वहाँ पे पहुँचा दिया, NICU में पहुँचाया। शुरू से बोलते रहे नहीं सब ठीक है। कुछ जो बच्चे होते हैं जो जिनका सीज़र होता है वो खुल के रो नहीं पाते हैं, तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है, तो इसलिए जो है उनका थोड़े से लंग्स को हमें पुशअप देना पड़ता है, इसलिए हम उनको यहाँ लेकर आए NICU में, ये है वो है। रात गुजर गई। नेक्स्ट डे अचानक से हम एक सपोर्टिव बेड पे रख रहे हैं बच्चे को। उसके बाद NICU के अंदर एक सोचने वाली बात है कि अगर हम इतने बड़े बड़े होकर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये अपने जहन में सोचते हैं कि यार ये जो इंसान है ये हमें पूरी अटेंशन देगा, हमारी बात सुनेगा। तो एक छोटे बच्चे के ऊपर कितनी अटेंशन की नीड होती होगी, वहाँ पे आपको कितना अच्छा स्टाफ चाहिए, कितना ज़्यादा आपको ऐसा स्टाफ चाहिए जो कि हर चीज़ को समझे। वहाँ पे कोई भी नहीं था। इवन जब मैं अपने बेबी बॉय से मिलने के लिए गई हूँ उस टाइम पर भी वहाँ पर वो लोग किसी दूसरे बेबी की डेथ हो चुकी थी और वो वहाँ पे उसको रैप करने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे जो NICU की जो डॉक्टर थी, डॉक्टर मैं उस इंसान को डॉक्टर नहीं कहूँगी, वो RMO थी, लेकिन आई थिंक उसके पास दिल नहीं था। सारा मामला उसने मेरे बेटे का ख़राब किया। अच्छा, अब एक मेरी चीज़ है, मेरी इतनी कीमती चीज़ वहाँ पे आपके पास है, क्या मैं आके बार बार पूछूंगी नहीं कि हाउ इज़ ही? कहने का आप लोग बार बार NICU में आके हमें डिस्टर्ब ना करें, हमसे हमारा काम नहीं हो पाता है, आप पूछे नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। बट फिर भी मेरे हस्बैंड वहाँ से हिले नहीं, वो वहीं खड़े रहे, वो वहीं अपनी चीज़ों को देखते रहे। जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा वक्त ऊपर होता रहा। अचानक से इन लोगों ने बिल्कुल मतलब केस को छोड़ दिया, सिर्फ इस उसमें कि उस RMO ने, जो मैं नाम बता रही हूँ, उसने सिर्फ इस उसमें कि आप लोग बार बार आके पूछ रहे हैं, आप लोग हमारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लोग का काम डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिर्फ इस टसल में आके उसने हमारे केस को देखना छोड़ दिया। उसने उस बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं दी कि उसके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सडनली जब मेरे हस्बैंड ने मॉनिटर पे देखा तो उन्होंने बोला कि भाई सैचुरेशन बार बार ड्रॉप हो रही है, आप देखें इस चीज़ को। तो दे वर लाइक कि सैचुरेशन अप एंड डाउन होती रहती है, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है, हम देख रहे हैं इस चीज़ को, आप परेशान मत हैं, आप लोग छोड़ दें। सैचुरेशन कभी बहुत ड्रॉप हो रही है, कभी ऊपर जा रही। बस वही एक पॉइंट था जिस पॉइंट के ऊपर आई नो कि ही वॉज नो मोर, उसकी सैचुरेशन वहाँ पे एंड हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने अपने सिस्टम को चलाने के लिए उस 3 दिन के बच्चे के ऊपर उन्होंने जुल्म किया। इन्होंने बोला कि जो उसके लंग से जो है वो एयर बाहर रिलीज़ हो रही है, जिसके लिए हमें एक छोटा सा एक वो करना है प्रोसीजर, जिसमें हम चेस्ट से एक नीडल डालेंगे अंदर और उसको न्यूमोथॉरिक्स कहते हैं, और उससे ये एयर बाहर रिलीज़ हो जाएगी, बेबी स्टेबल हो जाएगा। इन लोगों ने उसी के ऊपर सारा प्रोसेस कर दिया। जब मैंने जाकर देखा तो एक इतनी सी टेबल जिसके अंदर मेरा बच्चा मौजूद था, उसके सराउंडिंग में एक हुजूम था, और वो लोग उसको उस नीडल से अजियत दे दे के उसके साथ उन्होंने वो ट्रीटमेंट कर दिया। जो उस बच्चे को देख रही थी डॉक्टर, जो पीड्स के डॉक्टर हैं, वो इस पूरे सिनेरियो से आउट थी। कहाँ थी वो व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स के ऊपर थी। जब पूरा पानी सर से गुजर गया, सब कुछ हो गया, और हम लोग को जब ये हो गया कि यार इन लोगों ने प्रोसेस कर दिया, उसके बाद वो डॉक्टर आई हैं, आके उन्होंने हम सबको जमा किए, आप यहाँ बैठें, आप यहाँ बैठें, और एट दी एंड उन्होंने वही कि हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया, अब आप लोग बस दुआ करें। फिर उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज करने शुरू किए। उन्होंने बोला ये चीज़ बाय बर्थ थी। हमने कहा आपने हमें नहीं बताया ये चीज़ बाय बर्थ थी। जब थोड़ा सा शोर होना शुरू हुआ तो वो चीज़ बाय बर्थ से उन्होंने चेंज करके उन्होंने बोला नहीं, बाय बर्थ बेबी ठीक था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंजेस आनी शुरू हुई, तो इस वजह से केस बिगड़ गया। हम लोग थोड़ा सा लाउड हुए और हम लोगों ने बोला कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, हमने वेंट वाली एम्बुलेंस मंगवा ली है, हम इसको AKU में शिफ्ट करेंगे और आप हमें केस समरी जल्दी से दें। इतना सा टाइम था कि मेरे हस्बैंड ऊपर फ्लोर से नीचे तक जा रहे थे रेडियोलॉजी में, ताकि वो सारे एक्सरेज कलेक्ट कर सकें। इतने में ही उन लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया, और ड्रामा क्रिएट करके उन्होंने बोल दिया कि हमें जो है ना मॉनिटर के ऊपर हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही।
और हमारे पास एक लास्ट प्रोटोकॉल है सीपी देने का, वो अगर आप हमें कहेंगे तो हम दे देंगे। तो वो जो आरएमओ मौजूद थी वहाँ पे, वो मैं एक माँ आपके सामने खड़ी है जो ऑलरेडी अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख रही, वो मुझे खड़े होकर बोल रही है कि हम सीपी तो दे देंगे, लेकिन अगर बच्चे की हड्डी पसली टूट जाए या उसकी कोई वेन्स बर्स्ट हो जाए तो फिर आप एट दी एंड हमें मत बोलिएगा कि हमने आपके बच्चे का जो ना स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया। एंड आई वाज शॉक्ड कि आर यू सीरियस कि आप आरएमओ हैं, आपने सीपी देना सीखा नहीं, या आपको पता नहीं है, आप डॉक्टर हैं और आप मुझे बोल रही हैं कि आप सीपी इस तरीके से देंगे कि उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी अपनी जो गायनी की डॉक्टर वो सुबह में आई, बहुत ही कैजुअल तरीके से उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट दिस। और बस, तो मेरी मदर मेरे बिल्कुल साथ में थी, तो उन्होंने बोला कि आप थी कहाँ पे, आपने कुछ भी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये सब कुछ कैसे हुआ, आपने कुछ नहीं बताया। तो वो एकदम मतलब बिना बात को जवाब दिए मुड़ते मुड़ते उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता, मैं अभी जाके ज़रा रिसेप्शन पे पूछती हूँ कि ये सब हुआ कैसे है। अब बस वो चली गई। जब मेरे हस्बैंड ने उनको दोबारा से अप्रोच किया, उनको जाके बोला कि आप लोगों ने गलत किया है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा केस करूँगा, ये है वो है, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने हमें बोला कि हाँ मैं मानती हूँ हम लोगों के यहाँ से गलती हुई है। एक ब्लैंक पेपर दिया हमें कि इसके ऊपर आप अपने सारे कंसर्न्स लिखें और हम 3 महीने के अंदर अंदर बोर्ड बिठाएंगे और आपका जो है ना वो केस हम देखेंगे कि किससे क्या गलती हुई और क्या नहीं हुई। 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, विदिन 15 डेज़ जो है, जो पीच की डॉक्टर थी, डॉक्टर जिन्होंने ये केस देखा था, 15 डेज़ के अंदर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और वो चली गई हॉस्पिटल से। और उसके बाद डॉक्टर ने हम लोगों का ना केस देखा, ना हमें अटेंड किया, ना हमें सुना, कुछ भी नहीं किया। ये लोग इतनी बड़ी एक सोर्स हैं अपने आप में ही कि हम लोग जाके अगर थोड़ा बहुत वहाँ शोर भी करें या थोड़ा बहुत उनको हम कुछ भी कहें तो फिर भी ये हमारी आवाज़ भी दबा सकते हैं और ये अपने आप को सेव भी कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक मकसद यहाँ पे इस स्टोरी को या तुम्हारे साथ शेयर करने का सिर्फ यही था कि मैं एक विक्टिम बनी हूँ तो कोई और विक्टिम ना बने। हर इंसान अपने बारे में खुद पढ़े, खुद देखे और अपने ऊपर यकीन रखे और ऊपर अल्लाह पे, बस। दे आर गुड फॉर नथिंग। ये आपके हमदर्द नहीं हैं, इनको सिर्फ आजकल पैसे से मतलब है। ये लोग सिर्फ वही सब देखते हैं और सुनते हैं जो इनको अपने लिए सही लगता है। ये आपके साथ कुछ भी फेयर नहीं कर सकते। मेरे 2 बेटे हैं और माँ बनने का प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने अनफॉर्चुनेटली से इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि सबको इस पेन से गुजरना है। वी नो कि सबको इस पेन से गुजरना है, बट एटलीस्ट उस पेन को भी एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पेन के दौरान आप उस माँ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर वो सारा पर्सपेक्टिव ना आपका शिफ्ट हो जाता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो डॉक्टर है, शी नोज़, मतलब कि आपके जो है वो प्रेगनेंसी क्रैम्प्स क्या होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड में, थर्ड में। लेकिन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर्स तो आपको जो है ना अपोजिट सुनने को मिलता है। नहीं बीबी ये नॉर्मल है, नहीं बेटा ये नॉर्मल है, अच्छा ये नॉर्मल है। तो दिस वर्ड नॉर्मल जो है ना आपको लगता है कि यार ठीक है, मतलब इसको मुझे बर्दाश्त करना है। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा रहा, क्योंकि मैं कराची में भी थी, मैं बलूचिस्तान भी ट्रैवल कर रही थी, तो मेरा आधी प्रेगनेंसी मेरी बलूचिस्तान में गुजरी, फिर आधी प्रेगनेंसी और डिलीवरी मेरी कराची में हुई। तो इस सारी सिचुएशन में मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ है, मतलब कराची के डॉक्टर्स के साथ भी और बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के साथ भी। व्हेन आई वाज 6 वीक्स प्रेग्नेंट मुझे अर्ली प्रेगनेंसी क्रैम्प्स होना स्टार्ट हुए। हॉस्पिटल गए हैं, रात का टाइम था, बलूचिस्तान में थी मैं उस वक्त, तो तुर्बत के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया और इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया। उस वक्त मेल डॉक्टर मौजूद थे, तो वो मुझे कोई पेन किलर लगा रहे थे, तो उस पेन में भी मतलब मेरा ध्यान बस मेरे बेबी पे था। तो आई टोल्ड स्टॉप्ड हिम कि मतलब मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, आई एम प्रेग्नेंट। तो फिर वो बाकायदा रुके हैं और कोई और पेन किलर उन्होंने मुझे लगाया है। तो शायद मतलब मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ कि वो पेन किलर जो मुझे बिना पूछे लगाया जा रहा था दैट वाज नॉट गुड फॉर माय बेबी, इसलिए वो रुक गए और उन्होंने दूसरा पेन किलर मंगवाया, वो मुझे लगाया।
उसके बाद जो है 4 घंटे हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वी वेंट टू होम, और अगले दिन दोबारा फिर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, एज आई वाज कंसर्न, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है, एकदम से आधी रात को पेन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब नेक्स्ट डे गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, बाहर जो हैं उनकी असिस्टेंट आई, उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा कि आप किस लिए मतलब दिखाना चाह रही हैं डॉक्टर को। आई टोल्ड हर कि मेरी प्रेगनेंसी है। उन्होंने कहा अच्छा आ जाएं, मतलब वो अंदर गई हैं और बाहर निकल के फिर उन्होंने मुझे बुलाया है। जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, यू वोंट बिलीव, मतलब वो कुछ सेकंड भी नहीं लगाए डॉक्टर ने, मैं सिर्फ एंटर हुई हूँ, उन्होंने मेरी शक्ल देखी, प्रिस्क्रिप्शंस उन्होंने मुझे पकड़ाए। मैंने कहा डॉक्टर मुझे पेन हुआ था, हाँ दूसरी मरीज़ को बुलाइएगा। आई वाज लाइक क्या, तो मतलब मैं चली गई बाहर कि ये क्या था। और वो प्रिस्क्रिप्शन जो उन्होंने मुझे पकड़ाई है वो कोई 10-12 मल्टीविटामिन्स और आयरन के सप्लीमेंट्स उन्होंने मुझे पकड़ा दिए, 3-4 पेन किलर भी उसमें थे, सुने बगैर। ना ब्लड प्रेशर चेक किया, ना वेट चेक किया, ना कोई जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, आपकी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस होती है, कुछ भी, मतलब उन्होंने मेरी तरफ बस यूँ एक नज़र देखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया उन्होंने। अब 6th मंथ में जो है मुझे स्पॉटिंग स्टार्ट हुई, एंड माई हाउस इज़ इन बुलेदा, जो तुर्बत से 2 घंटे के रास्ते पे है। बुलेदा में कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। तो वो 2 घंटे का सफ़र पहाड़ों के बीच में से करके हमें पहुँचना था तुर्बत। ये सारा प्रोसेस हुआ, हम बुलेदा से तुर्बत पहुँचे, और वहाँ पहुँच के प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 से 4 घंटे वेटिंग के बाद जब आपका नंबर आता है तो आपको पता चलता है कि उस डॉक्टर के रूम में आप एंटर हो रहे हो, 10 से 12 औरतें ऑलरेडी बैठी हुई हैं, और उनके सामने ही आपने अपना मसला बताना है। अगर आपकी जो है इंटरनल एग्जामिनेशन है वहीं पे होनी है, एवरीथिंग यू हैव टू ओपनली स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है। जब मेरी टर्न आई, मैं बैठी हूँ उस चेयर पे और मुझे कहा हाँ बताएं क्या, मतलब बहुत अच्छे से बात की कि क्या हुआ है, क्या मसला है ना, क्यों आई है। तो मैंने बताना शुरू किया तो उन्होंने यूँ अपना फ़ोन उठाया, हेलो हाँ छोले चढ़ा देना, मेहमान आएंगे शाम को। मैं लिटरली मैं यूँ उनकी शक्ल देख रही थी कि मतलब आप मेरी सुन लें पहले, मैं किस लिए आई हूँ। नहीं अच्छा क्या है, बताएं, चलें अंदर चलें, हम एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं। अब बहुत गुस्से में कांपते हुए मतलब मैं उनके पीछे उठी हूँ, वहाँ गई हूँ रूम में। तो एग्ज़ामिनेशन के लिए ना, ठीक है, आई वॉज ऑन द बेड और 4-5 औरतें यहाँ से यूँ झाँक रही हैं। मैंने कहा डॉक्टर, मतलब कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, मैं ऐसे अपनी एग्जामिनेशन नहीं करवा रही। तो शी वाज लाइक ये औरतें जाती ही नहीं हैं, तो ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही करवाती हैं, यही होता है, ये तो आप कहाँ से आई हैं, उठ के कहाँ से आई हैं आप। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं दिखवाना, मैं बिला वजह इतना ट्रैवल करके आई हूँ, मैं कहीं और चली जाती। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है, मैंने बोल तो दिया था कि मैं कहीं और चली जाती, हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस है। और दोबारा उन्होंने जिस मसले के लिए मैं गई थी उस मसले का मुझे कोई हल नहीं बताया कि ये किस वजह से है, सो दैट आई कैन कंपोज माई सेल्फ कि हाँ ये नॉर्मल है। मेरे 3rd मंथ से 4th मंथ तक, मतलब 2 महीने मैं कराची में थी, और जब मैं कराची आई आई वॉज गोइंग टू, और डॉक्टर के पास मेरा मतलब प्रॉपर रेगुलर चेकअप्स चल रहे थे। तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। बट हुआ ये कि जब मैं 4th मंथ के बाद बलूचिस्तान चली गई और मैं 8th मंथ पे जब वापस आई हूँ, मैंने 7th मंथ से वहीं से उनकी पीए से रीच आउट करना शुरू किया कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए नेक्स्ट मंथ का। तो उन्होंने जो है मुझे मतलब कॉल आउट कर दिया कि नहीं, जो है वो सेलेक्टेड पेशेंट्स लेती हैं, आपको वो मतलब आपका डिलीवरी केस नहीं देखेंगी। जबकि मैंने उसी वक्त मतलब बता दिया था डॉक्टर को पर्सनली कि मैं अभी जाऊंगी बलूचिस्तान और मैं 8 मंथ में वापस आऊंगी फिर। तो शी वाज लाइक ओके। मैं वापस आई, कराची हॉस्पिटल गई, बट वही मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो फिर जल्दी में मुझे किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करना था, क्योंकि वो मेरा जो इन्फेक्शन था वो ट्रीट नहीं हो पाया था वहाँ बलूचिस्तान में थ्रू आउट वो 6 till 8 मंथ वो चल रहा था। तो यहाँ जब आई तो मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला जो कि हॉस्पिटल में होती हैं। तो उनके पास मेरी कंसल्टेशन चल रही थी फिर, मतलब वो 8 मंथ से मेरी डिलीवरी तक का उनको सारा सिनेरियो सब कुछ बता दिया था, सारे एक्सपीरियंसेस। तो उसके बाद मतलब उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि अब आपका डॉपलर्स स्कैन होना है। तो वो डॉपलर्स स्कैन हुआ तो उसमें बेबी की ग्रोथ जो है वो रुकी हुई थी, इट वॉज स्टॉप। तो डॉक्टर वॉज वेरी वरीड और उन्होंने मुझे फ़ौरन कह दिया कि आप मतलब आपका बेबी जो है उसकी ग्रोथ रुकी हुई है और हम जो है सिर्फ अभी इमरजेंसी में आपको एडमिट करना होगा हमें,
और वो ट्रीटमेंट जो चलना था वो हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक दोबारा डॉपलर से स्कैन करेंगे और हम देखेंगे अगर ग्रोथ में कुछ फ़र्क आया है तो मतलब हम इसी तरह वीकली उसे कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं तो फिर हमें अर्ली चाइल्ड बर्थ करना पड़ेगा। अब ये सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो है जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बेबी की ग्रोथ भी वो 4 हफ्ते मतलब कंसेक्यूटिव डॉपलर स्कैन होते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी की ग्रोथ में फ़र्क आया। तो डॉक्टर ने कहा कि हम मतलब कंटिन्यू रखेंगे, 38 वीक तक देखेंगे, फिर उसके बाद ठीक था। तो 40th वीक में जो है मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई, तो डॉक्टर सेड कि मतलब ये लास्ट डेट है आपके 40th वीक का, इसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमें इंडक्शन करना है या हम सिचुएशन के मुताबिक सी सेक्शन पे जाएंगे। उन्होंने मुझे एक डेट दी एंड नेचुरली आई गॉट माई लेबर पेन। अब वो लेबर पेन जो है वो 24 आवर्स तक मेरे चले, बट देयर वाज नो ओपनिंग, मतलब डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थे और जो है वो मतलब बेबी वाज नॉट एबल टू पुश हिमसेल्फ। अब इस सारी सिचुएशन में जो डॉक्टर थी, जो जूनियर डॉक्टर थी जो मुझे हैंडल कर रही थी, उनका रोल ये था कि वो जब आई हैं दे डिड द एग्ज़ामिनेशन, तो उन्होंने फ़ौरन से मेरे सामने ही दूसरी जो नर्स वहाँ पे मौजूद थी उनको बुला के कहा कि इनका तो मतलब सी सेक्शन है, इनका तो नॉर्मल है ही नहीं, मतलब किस बेसिस पे डॉक्टर ने जो है इनका केस नॉर्मल मतलब करवाया है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी इनकी। उन्होंने मुझे ये कहा है आई गॉट फेंटेड, मतलब वो मेरे कॉन्ट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग थे, मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद वो मतलब जब मुझे होश आया तो वो नर्सेज जो है स्टाफ एक इधर एक उधर मुझे मतलब उठा रही हैं, उठे उठे, और मुझे मतलब वो कैप में, बॉटल के कैप में एक एक घूंट करके जो है वो पानी पिला रही हैं। तो अब जो है बेबी की ब्रीथ कम होती जा रही थी। नाउ आई वाज इन लेबर रूम, बेबी की ब्रीथ कम हो रही है, CTG लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग है और मैं बार बार हर 10 मिनट बाद जो है मैं फेंट हुई थी, मतलब वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस और मैं फेंट हो जाती थी। अब इस सिचुएशन में ये हुआ कि बेबी का हेड जो है वो दैट वाज इन पेल्विक बोन, और डॉक्टर ने मुझे बता दिया, मतलब वो CTG चल रहा है, मेरी खुद भी अब नजरें ना बार बार मैं यूँ CTG मशीन को देख रही थी कि मतलब अब पता चल गया था कि किस पॉइंट को वो हाई मतलब कह रहे हैं कि हाँ ब्रीथ है, अब नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मैं बार बार ऑब्जर्व कर रही थी उसको। अब उन्होंने कहा कि द्रोशम आपके बेबी की हार्ट बीट रुक चुकी है, पुट प्रेशर। अब मुझे गुस्सा आया, मतलब मैं चीखी हूँ बाकायदा उन पे। मैंने कहा फंडल प्रेशर नाम की कोई चीज़ होती है, आई नीड योर हेल्प, मतलब आप लोग मुझे हेल्प तो करें, दैट्स व्हाट आई कुड डू, मैंने कर दिया जो मुझे करना था। मतलब मैं पेन में थी, मैं जब उन्होंने बताया कि आपके बेबी की ब्रीथ जा चुकी है तो मतलब मैं बहुत पैनिक हुई, बहुत मैं चीखी हूँ। तो उसके बाद जो है वो 3 नर्सेज आके उन्होंने फंडल प्रेशर दिया है और बेबी वाज इन देयर आर्म्स और ही वाज ब्रीथलेस। जब हासिल पैदा हुआ वो ब्रीथलेस था, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, ही इज़ 3.6 नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो मोमेंट ना मतलब हर वक्त रिकॉल होता है कि मतलब कि आपकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब जो उन्होंने मतलब बेबी को लिया है, मैं उठ के ना उसको देख रही थी, मैं चीख रही थी कि मेरा बेटा रो क्यों नहीं रहा। तो वो मुझे पीछे से 2 नर्सेस पकड़ी, आप लेटे, आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आप लेटे। मैंने कहा नहीं मेरा बेटा क्यों नहीं रो रहा। तो उन्होंने मेरे सामने ही वो सारे मतलब उसको प्रेशर देना, चेस्ट कंप्रेशन, CPR देना। तो फिर मतलब पूरा हॉस्पिटल ना उस वक्त ऐसा लग रहा था मतलब 8-10 डॉक्टर्स उसके सर पे खड़े थे और 2 नर्सेज ने मुझे पकड़ा हुआ था। अब वो उसको कंप्रेशंस दिए सब, तो फिर उसकी ब्रीथ वापस आई और वो रोने लगा। तो फिर मतलब उन्होंने मुझे ला के दिया, मैंने अपने चेस्ट पे रखा और मैं मतलब फिर मैं सो गई बाकायदा विद द पीस। और वो फिर 6 घंटे NICU में था, उसको वेंट पे था वो 6 घंटे। तो अब ये सब कुछ हुआ जब मैं होश में। उसके बाद भी ये डॉक्टर्स ना आपस में बात कर रहे थे, 2 डॉक्टर्स थी जूनियर जिन्होंने जो मेरे थ्रू आउट प्रोसेस में थे, जो बार बार मेरे ही सामने कह रहे थे ब्रीथ चली गई है, आप ये करें, आपका तो C सेक्शन है, फलाना है, दिमाग है। भाई आप लोग की गलती है ना, आप लोग को पेल्विमेट्री करनी चाहिए थी। मेरा तो फर्स्ट बेबी है ना, मुझे तो नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना, ये आपको 9th मंथ के स्टार्ट में करनी होती है, तो वाई डिडंट यू डू इट। अब
उस वक्त तो मैं उनसे कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन मेरे जहन में ये सारे सवाल चल रहे थे कि आप मेरे सर पे खड़े होके क्यों बहस कर रहे हो, आप लोगों ने जो करना था कर दिया। इत्तेफाकन इनसे एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि इन्होंने स्टिचेस भी जो है ना, मतलब नॉर्मली सी सेक्शन में आई गेस 26 स्टिचेस होते हैं, आई गॉट 14 स्टिचेस इन माई नॉर्मल डिलीवरी। इस सब में अब एक मसला जो है मेरे लिए वो लाइफ टाइम का ये बन गया है, मतलब मेरे लंबर में जो है वो इश्यूज़ आ गए स्पाइन में कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, या जैसे हम पैर ऊपर करके नॉर्मली बैठते हैं वैसे नहीं बैठ, मुझे ना मतलब पेन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी नम हो जाती है। आई गॉट इट चेक, मैंने MRI कराया, तो उसके बाद जो है वो पता चला, डॉक्टर ने पूछा मतलब आप गिरी हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर मेरा एक्सरे भी हुआ था। फिर ये डिलीवरी के बाद ही मुझे ये पेन, स्ट्रॉन्ग पेन, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी, आई हैड टू फीड माई बेबी, और मैं बैठ नहीं सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। फिर MRI करवाया, तो उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर को दिखाया, किसी और कंसल्टेंट को, तो उन्होंने मुझसे हिस्ट्री पूछी, तो मैंने ये हिस्ट्री बताई, तो ही टोल्ड मी कि आपके उस मतलब जो आपका सी सेक्शन जो होना था लेकिन फोर्सफुल जो नॉर्मल डिलीवरी थी, उसकी वजह से आपके नर्व जो है वो लेफ़्ट साइड के कंप्रेस हो रहे हैं इन योर पेल्विक बोन, और आपके स्पाइनल जो लंबर्स हैं, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहे कौन से सीक्वेंस में, तो उसकी वजह से वो लेफ़्ट साइड जो है मेरी, आई कैन नॉट स्लीप ऑन लेफ़्ट साइड, मैं सो जाती हूँ लेकिन अगर मैं सो गई, उस तरफ लेट गई, तो मेरे लिए उठना अजाब हो जाता है, आई नीड हेल्प। दिस इज़ वॉट बिकॉज ऑफ द रेकलेस ऑफ डॉक्टर। डे बाय डे वो पेन जो है ना बढ़ता जा रहा है, मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम है अभी से। मैं जो है अगर माई यंगर वन इज़ 1 year 9 months ओल्ड, तो उसको उसकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं उसको वॉशरूम ले जा रही हूँ, तो मैं ज़्यादा देर झुक नहीं सकती, आई कैन नॉट होल्ड हिम फॉर मोर देन 2 minutes, मैं नहीं उठा सकती, मुझे एकदम से जो है वो मतलब जर्क सा होता है बैक में, मैं नहीं उठा सकती, झुक के कोई काम नहीं कर सकती। करने पड़ते हैं वो अलग बात है, क्योंकि दैट आर योर रूटीन ना, मतलब आपको ये रूटीन के काम करने हैं, अपने काम करने, बट मैं अपने काम करते हुए मुझे इस कदर पेन होता है कि मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि मतलब वो सॉल्यूशन नहीं कि वो लाइफ टाइम है, अब वो पेन है। इवन मेरा लेफ़्ट आर्म भी जो है वो पैरालाइज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मतलब ये हाथ मैं उठा नहीं सकती, एकदम से जो है वो बिल्कुल नम हो जाता है कि वो पड़ा रहता है। और मैं काफ़ी दफ़ा मतलब नींद से उठ के रोना शुरू कर देती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मुझे हेल्प करे, मेरा हाथ काम नहीं कर, मुझे कुछ फील भी नहीं होता, मतलब एकदम से वो ऐसा होता है कि आपको मतलब टैप करो, कुछ भी करो, कुछ फील नहीं होता। तो दिस लेफ़्ट पार्ट इज़ थैंक्स टू दोज डॉक्टर्स, उनकी मेहरबानी है ये जो लाइफ टाइम अब मेरे साथ है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जल्दी में हैं कि हमारा काम बस जल्दी से हो जाए। एक पेशेंट है, उसकी डिलीवरी होनी है, आप 100 के बजाय अगर 10 पेशेंट्स ले लें अगर, और उन 10 को प्रॉपरली आप डील कर लें, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर दैन इनफ। बट हमारा सिस्टम इज़ मोर कंसर्न अबाउट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ़ डिलीवरीज। मुझे जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में भी हो गए थे, और लेबर पेन का ज़्यादा ड्यूरेशन मैंने घर में गुजार लिया था। आई वाज लाइक कि नहीं, जब तक एंड टाइम नहीं होगा मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, कोई अलाउ नहीं है वहाँ पे मेरे साथ। तो जब 12 घंटे से ज़्यादा हो गए, 12 घंटे बाद जब मेरे घर वालों ने जो है बार बार पूछा कि मतलब क्या हुआ, अभी तक मतलब वो ठीक तो है ना, और डॉक्टर्स का उनको ये रिस्पॉन्स था, बस आप लोग दुआ करें, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप लोग दुआ करें। मतलब बताने कंडीशन क्रिटिकल है, वो लेबर पेन में आई है, तो मतलब बेबी डिलीवर होना है, बेबी की कंडीशन क्रिटिकल है या उसकी, और बाद में पता चला वो घर वाले पूरा ख़ानदान बाहर जमा के धाड़े मार मार के रो रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मतलब वो एक नेगेटिविटी मतलब डाल दी कि कोई बुरी खबर ही आनी है। और जब उन्होंने हासिल को, ज़रीफ़ को पकड़ाया है, तो वो माशाल्लाह से नर्स ने भी मतलब ज़रीफ़ मुझे बताते हैं कि मैं ऑलरेडी मतलब बहुत इमोशनल है कि डॉक्टर्स बार बार हमें बता रहे थे कि मतलब आप लोग बस दुआ करें, समझ नहीं आ रहा था, मतलब हम रो रहे थे, इवन ही वाज क्राइंग। तो वो कहता है मैं रोते हुए ही मतलब खुशी से जब कहा कि मतलब मुबारक हो, बेटा हुआ है, और ये वो मैं भागा हूँ अंदर कि मतलब मैं तुमसे मिलूँ, तो फिर वो बेटे को उन्होंने मुझे पकड़ाया और मेरे आंसू वैसे ही मतलब टपक रहे थे। तो मैंने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको अल्लाह ताला ने दूसरी दफ़ा ये बेटा दिया, ये मुर्दा पैदा हुआ था। और वो उन्होंने अपने हाथ, कहते हैं मैंने अपने हाथ फ़ौरन से पीछे, मैंने कहा पकड़ ले, मतलब वो मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं, ये वो एक बाप अपने बच्चे को देखने मतलब आ रहा है और आप उसको बता, आप
ये इनको जो है ना प्रॉपर मुझे लगता है ट्रेनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको पेशेंट के साथ बात किस तरह करनी है, या कोई न्यूज़ है, अच्छी खबर है या बुरी खबर है, किस वक्त किस सिचुएशन में देनी है। पोस्टमार्टम मेरा काफ़ी मुश्किल रहा है, बहुत चैलेंजिंग था, सबके लिए ही होता है शायद, लेकिन उसमें मेरे लिए ये एक एडिशनल पॉइंट ये था कि वो स्टिचेस ज़्यादा थे, आपको उठने बैठने में कॉम्प्लिकेशंस थी, और सबसे बड़ा मसला ये था कि डॉक्टर ने मुझे पेन किलर्स नहीं दिए थे। और मुझे जब मैं अपने 6th डे के बाद विज़िट पे डॉक्टर के पास गई थी, आई टोल्ड हर कि मतलब मुझे बहुत पेन होता है स्टिचेस में भी और बोन्स में भी, मैं नहीं बैठ सकती। तो शी सेड कि मतलब इट इज़ नॉर्मल बेटा, ये तो होगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छे से बात की, लेकिन उसको इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं दी मेरी तकलीफ़ को। मतलब वो पेन तो था ही, लेकिन आपको नहीं समझ आता बच्चे को कैसे संभालें, क्या करें। इवन तो आई वॉज विद माई पेरेंट्स, मेरी अम्मी साथ थी, लेकिन वो ओवरऑल तो आपने ही देखना है ना बच्चे को। अब उसका डायपर चेंज करना है, मैं बैठ नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, अब मैं खड़े होकर उसका डायपर चेंज कर रही होती, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा होता था कि मैं ना बैठ सकती हूँ ना मैं लेट सकती हूँ। बेबी है, उसको तो मेरी नीड है, उसको फीड कराना है, उसके सारे काम हैं जो कि मतलब माँ ने ही करने हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आई वॉज सुसाइडल। मैंने बहुत अटैम्प्ट्स किए, और जब मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया तो स्टार्टिंग में जो है ना, मैं मतलब सबसे डिस्कस नहीं कर पा रही थी। अब जो उस वक्त मेरे पास मौजूद थे, मैंने उनसे डिस्कस किया, सब पैदा करता है, तुम क्यों इतनी पागल हो रही हो, इतना कुछ नहीं होता है, तुम्हारे तो बच्चे को सब देख रहे हैं, तुम तो खुश नसीब हो, माँ के घर में हो, तुम्हारी माँ देख रही है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो, मायूसी की बातें कर रही हो, तुम जो है मतलब अल्लाह से दूरी है ये। मतलब इस सब में अल्लाह से दूरी का क्या ताल्लुक़ था, ये मुझे समझ नहीं आया। और इस चीज़ में मैं लिटरली रोज़ होते वक्त जो है खुद से क्वेश्चन करती थी, और अल्लाह ताला से बात की, अल्लाह ताला मतलब मैं आपसे दूर नहीं हूँ। डिप्रेशन कम होने के बजाय मैं इस तरह से और ज़्यादा, वो पोस्टमार्टम तो था ही, लेकिन अलग डिप्रेशन का एक अलग फॉर्म क्रिएट हो गया कि वाकई में सब ठीक है, मैं अल्लाह ताला से दूर हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और वो जो सेल्फ क्वेश्चनिंग था ना, वो वर्स्ट होता जा रहा था दिन ब दिन। अनफॉर्चुनेटली मुझे सेल्फ मेडिकेशन करनी पड़ी, एंड इट हेल्प्ड, इट वर्कड फॉर मी। मतलब मैंने इंटरनली तो कुछ नहीं लिया, ओरली कुछ नहीं लिया, मैंने एक्सटर्नली जो है उसको किस तरह से डील करना है, कौन से एंटीसेप्टिक्स यूज़ करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और एप्सम सॉल्ट किस तरह आपको हेल्प आउट करता है। रिसर्च पेपर्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, और यूट्यूब पे वीडियोज़ देख ली। थैंक्स टू ऑल दीज जिन्होंने मुझे हेल्प की। डॉक्टर्स के होने के बावजूद मुझे उनसे हेल्प नहीं मिली, लेकिन दीज थिंग्स हेल्प मी आउट। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के नाम इसलिए सेंसर किए हैं क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि सब तो एक जैसे नहीं होते। ये हमारी तरफ से इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का सबूत है। यहीं पर मैं अपने मुल्क के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मसले पर डिफेंसिव होने के बजाय इस मसले को आइडेंटिफाई करें, अपने इनकॉम्पिटेंट कॉलीग्स को कॉल आउट करें। 2021 के एक रिसर्च पेपर इनइक्विटीज इन चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंसेस इन पब्लिक फैसिलिटीज इन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हर औरत के हॉस्पिटल स्टाफ के हाथों राइट्स वायलेट होते हैं। 100% ineffective communication was reported. 100%. 99.7% lack of supportive care. 97% loss of autonomy and 84% failure to meet professional standards. 76% lack of resources and 15.2% औरतें हॉस्पिटल में verbally abuse होती हैं, verbal abuse होती हैं उनके साथ, और 14.8% औरतें फिजिकली अब्यूज होती हैं हॉस्पिटल स्टाफ के हाथों, चाइल्ड बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान। आप इतना इतना पैसा ले रहे हैं, आप इतना इतना प्राइवेट रूम्स को चार्ज कर रहे हैं, आप NICU के इतने इतने चार्जेस ले रहे हैं, आप डॉक्टर्स की इतनी इतनी फीस हैं, आप लोग सर्व क्या कर रहे हो? ज़ीरो, और आई मस्ट से लेस देन ज़ीरो। इनके पास कुछ है ही नहीं। ये लोग सिर्फ एक सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। आज 10 मंथ्स हो चुके हैं और मैं फिर भी आज उसी स्पॉट पे खड़ी हूँ जहाँ पे मैं थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस सिनेरियो से बाहर निकल के आना, लेकिन वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरी आंखों के सामने 3 बच्चे उस दिन गए हैं। 3 बच्चे। जान इतनी सस्ती है आजकल। एक औरत 9 महीने अपने पेट में रख रही है, उसको उस तकलीफ़ों को सह रही है। इवन
आई मस्ट से कि लोग जो कहते हैं ना कि सीजर हुआ है, यार ये क्या हुआ है, इसमें कौन सा तुमने एफर्ट किया, कुछ नहीं हुआ। एक आपकी जिस्म के आज़ा कट रहा है, 7 लेयर्स आपकी जो है वो उसको काटा जा रहा है, आपके साथ एक इतना बड़ा एक प्रोसेस किया जा रहा है, और आप दुनिया वालों के लिए वो चीज़ कुछ है ही नहीं। वो लोग आगे कह के बढ़ जाते हैं आगे। अब आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते डॉक्टर्स से, इस प्रोफेशन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग लॉयल है ही नहीं अपने आप से। इन लोगों को सिर्फ इन लोगों ने अब इस चीज़ को वाकई एज अ प्रोफेशन लेना शुरू करे। दे आर नॉट सर्विंग अ ह्यूमैनिटी। उस चीज़ को दबाया भी गया कि नहीं हम सही कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक मदर फीलिंग होती है कि मुझे ये था कि यार ऐसा ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, इन लोगों से कुछ गलत ना हो जाए, चलो डॉक्टर बोल रही है, डॉक्टर सही बोल रही होगी, इस तरीके से। सिस्टम इतना ख़राब है कि आपने एक केस के ऊपर अपने सिस्टम के अंदर ये भी नहीं मेंशन किया कि वो बेबी अलाइव है कि नहीं है। जब मैं अपने स्टिचेस को वहाँ पे दिखाने के लिए गई हूँ आफ्टर 7 डेज़, तो मेरी डॉक्टर की टीम मेंबर वहाँ पे RMO मुझसे पूछती है बहुत मज़े से, क्या हाल है फातिमा आपके, कैसी लाइफ गुजरी है बेबी के साथ, फीड करवाती हैं आप, कैसा चल रहा है आपका। एंड आई वॉज बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड आई वॉज शाउटिंग कि आप लोग किस तरह के हैं कि आप लोग के सिस्टम में, हिस्ट्री में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि मेरा बेबी मेरे साथ नहीं है। आप मुझसे खड़े होकर ये सवाल कर रही हैं यहाँ पे इस पर। और वो शौक थी, वो कह रही है नहीं आप देखें, और उनके सिस्टम पे अलाइव लिखा हुआ आ रहा था। कि मतलब एक पॉइंट पर अजियत नहीं, वक्त पे अजियत दी गई है। बस मेरी स्टोरी यही है, और कोई और इस चीज़ को अपने साथ ना होने दे, और हर पॉइंट के ऊपर औरत ने मजबूत बनना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद की ज़िंदगी किसी के ऊपर भी छोड़ देनी है, कोई आपका साथी नहीं होता। सबसे ज़्यादा ब्लेम ही मदर्स को किया जाता है, कुछ भी चीज़ गलत हो तुम देखती नहीं हो, तुम करती नहीं हो। इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ मदर। बस यही कहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक, और अपने बेबी को आपने खुद लेकर चलना है, किसी के ऊपर अपने आप को छोड़ना नहीं है। नॉट इवन योर फैमिली, नॉट इवन योर डॉक्टर। जब मैं एडमिट थी वो 4 दिन इन माई 8 मंथ, तो माई सिस्टर वॉज विद मी। अब उनको ना एक प्रॉब्लम थी कि मतलब आपको जो है वो कैनोला उन्होंने पास करना है। अब मुझे 3 घंटे हो गए हैं, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि इमरजेंसी में, डॉक्टर ने खुद आके बाकायदा कहा है कि इमरजेंसी में इनको एडमिट करें, ये मतलब ट्रीटमेंट सारा खुद आके डॉक्टर ने उनको इंस्ट्रक्ट किए हैं। अब वो 3 घंटे तक मैं बेड पे हूँ, कोई आ नहीं रहा मेरे पास। अब बहन जा रही है बार बार बोलने कि मतलब आप आ जाएं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ मतलब इनको बोलो। आई वॉज कंसर्न अबाउट माई बेबी ना, कि वो मेरा तो ट्रीटमेंट नहीं होना था, वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, तो मेरे बेबी की हेल्थ जो है वो रिस्क पे थी। तो बार बार मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ उनको बोलो जाके आके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्या कर रहे हैं, 3 घंटे हो गए, इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए। तो वो 8-10 चक्कर उसने लगाएंगे, हाँ आ रहे हैं, ये वाली स्टाफ आएंगी ना, ये आपका करेंगी। मतलब पेशेंट्स असाइन हुए हैं नर्सेस को। इन दी एंड मैंने खुद उठ के जाके मैं उनसे कहा है कि मैं मरीज़ हूँ, मुझे जो है डॉक्टर ने भेजा है, और डॉक्टर ने खुद आप लोग को मेरे लिए कहा है कि ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर, तो आप लोग कब करेंगे, मुझे 3 घंटे से ज़्यादा हो गए। हाँ आप जाएं, बस आ रहे हैं। उनका जाए नहीं, मेरे साथ चलेंगे आप लोग। एक मरीज़ खुद गया है चीखता हुआ उनके पास, तो जाके वो स्टाफ आई हैं और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब लेकिन ये 4 दिन ना यही चलता रहा। ये बहुत ज़्यादा स्टाफ की तरफ से था, दे वर नॉट दैट प्रोफेशनल, और बहुत मतलब उनके गॉसिप्स चल रहे होते थे वहाँ पे, मतलब मरीज़ के सर पे खड़े होकर चीख के बातें करना और सब कुछ उनका चल रहा होता था। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल था। मरीज़ जो है वो खुशी से तो कोई नहीं आता ना हॉस्पिटल। आपको कोई मसला है, आप हॉस्पिटल में हैं, और आपको कोई बहुत बड़ा मसला है जो आप एडमिट हैं, तो इन चीज़ों की जो है ना, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड थे। ट्रेंड होते, प्रोफेशनल होते, तो ये उनका बिहेवियर नहीं होता। और इसमें ये भी चीज़ थी कि मेरा जो है आयरन लगना था, अब वो डॉक्टर ने फ़िक्स किया हुआ था, मतलब बाकायदा ख़ुद आके
कि इस टाइम पे जो है इनका आयरन लगना है, इससे आगे पीछे ना हो। अब वो टाइम बार बार उनको रिकॉल करा रही थी कि आयरन लगना है, आयरन लगना है, आयरन लगना है। हाँ हाँ लगा रहे हैं, हाँ हाँ लगा रहे हैं, हाँ हाँ लगा रहे हैं। आप यकीन करें ज़ैनी, जो दोपहर 3 बजे लगना था वो 7 बजे लगा है मुझे, चीखने चिल्लाने के बाद। तो ये स्टाफ जो है ना, मतलब बहुत ही मतलब कर लेंगे मतलब लेट इट गो वाला सीन था उनका आराम से। हालांकि ऐसा कुछ सीन भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। गुलाब की पत्तियों का ना अजीब सीन है। खुशी के मौके पर भी इस्तेमाल होती हैं और कब्र पर भी डाली जाती हैं। मदर्स डे पर मिलने वाले फूलों का भी ना यही हिसाब लगता है मुझे। एक तरफ माँ की अजमत को सलाम करने के लिए दिए जाते हैं और दूसरी तरफ हर घंटे मरने वाली माँ की कब्र पर बिछाए जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या नाशुक्री की बातें हो रही हैं यहाँ पे। मदर्स डे है, थोड़ा एंजॉय करें। आपके लिए इतना एहतिमाम हुआ है, उसको देखकर खुश हो जाएं, स्माइल अ लिटिल। और वैसे भी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, हमारा क्या कंट्रोल है, डॉक्टर का क्या इख्तियार है। और शायद आजकल की औरतें इतनी कमजोर हो गई हैं कि 4-5 बच्चों में ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो जो माएँ जिंदा हैं और आपकी निगलेक्ट की वजह से जिंदगी भर के लिए किसी माजूरी या कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गई हैं, तो उनकी तकलीफ का क्या। और जिन माओं के बच्चे उनकी आंखों के सामने दम तोड़ गए, उनके गम का क्या। ये 29 बच्चे और 24 माएँ जो रोज इस मुल्क में डॉक्टर्स की लापरवाही, सेहत के नाकिस निज़ाम और हुक्मरानों की गफलत की वजह से जान से चले जाते हैं, क्या उनका जिक्र सुन के आज का मजा किरकिरा हो रहा है। आप केक काटें, फूल और गिफ्ट्स लें, क्योंकि आपके साथ थोड़ी हुआ है, हमारे साथ थोड़ी हुआ है। लेट मी टेल यू समथिंग, अ वुमन is just a statistic in this country. अगर एक चीज है जो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती तो वो है जुल्म। जुल्म इज नॉट मिसोजिनिस्टिक, ये औरतों को ज्यादा होता है। औरतों को माँ बनाने का शौक है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा करवाने का शौक है, लेकिन औरतों की रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते हुए शर्म आती है। औरतों की बॉडीज के अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करना फहाशी और बेहयाई है, क्योंकि ब्रेस्ट और विजाइना का वर्ड सुनते ही जहन में गंदे ख्यालात आते हैं। औरतों की बॉडीज या तो सेक्सुअलाइज्ड हैं या ग्लोरीफाइड। ना उनके प्लेजर की कोई अहमियत है और ना ही उनकी तकलीफ की। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक औरतों की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन की पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वजह उनको हॉस्पिटल देर से लाना है। यानी जब तक एक तकलीफ जिंदगी और मौत का मसला ना बन जाए, तब तक उनके शोहर उनको हॉस्पिटल नहीं लाते। जहां इस माशरे ने मर्द को ये बताया है कि उसको दर्द नहीं होता, वहां इस माशरे ने मर्द को ये भी बताया है कि औरतों को तो बात बात पर दर्द होता है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना। फैमिली प्लानिंग तो प्रोपेगेंडा है, औरत का काम है धड़ाधड़ बच्चे पैदा करना। और ये अल्फाज हैं इस मुल्क के माया नाज मुफ्ती के। बल्कि वो तो कहते हैं कि मुर्गी तो 24 अंडे दे देती है और उफ तक नहीं करती, तो ये औरतें 4-5 बच्चे नहीं पैदा कर सकती। जी सर, कर रही हैं, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रही हैं और हर घंटे मर रही हैं। कभी गांव से अस्पताल जाने के रास्ते में, कभी ऑपरेशन के बाद कैंची अंदर रह जाने से, कभी शौहरों की पिटाइयों में, कभी बेटा पैदा करने की ख्वाहिश में, और फिर उन पैदा होने वाले बच्चों के पीछे भाग के, उनको पाल के, नहला के, धुला के, खाना खिला के और फिर थक हार के रोज अपने शौहरों की सेक्सुअल डिजायर्स भी पूरी कर रही हैं, क्योंकि आपके मुताबिक तो औरत मना ही नहीं कर सकती। धड़ाधड़ बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएगी, मरने दे। फिर मदर्स डे आएगा ना, हम केक और फूल लेके जाएंगे, माँ की अजमत के कसीदे पढ़ेंगे, नज़में लिखेंगे, इस पिदरसरी माशरे के ऐब छुपाएंगे। हम माँ की तकलीफ कम करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उस तकलीफ को बर्दाश्त करने पर माँ के लिए इनाम रख देंगे। ये लो माँ, ना आपका अपने जिस्म पर कोई इख्तियार है, ना आपके पास पैसा कमाने का कोई जरिया है, ना आपकी इज्जत है, ना आपकी तकलीफ का कोई एहसास है, ना अस्पतालों में आपकी खिदमत की जाती है, ना डॉक्टर्स को आपकी बीमारियों का इलाज करना आता है, ना मेडिकल साइंस आपके मसलों पर रिसर्च करती है, ना ससुराल वाले आपका ख्याल रखते हैं, शौहर भी आप पर हाकिम है। जितने बच्चे जब भी मांगे आप देंगी, ना आपके हुकूक दिए जाएंगे, ना आपको पढ़ाया जाएगा और ना आपको कुछ सीखने दिया जाएगा। एम्पावरमेंट के नाम को हम खराब कर देंगे कि कहीं आप इस पिंजरे से भाग ना जाएं।
और आपके घर को पिंजरा कहने वाली ख़वातीन से भी हम आपको दूर रखेंगे, क्योंकि ये तो आपको मदर्स डे पर भी खुश नहीं होने देंगी। अब इनको कोई कैसे समझाए कि माँ को सिर्फ ये नहीं चाहिए।